हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। यहाँ पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यू टेट के लिए। यू टेट 2022 के प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, लगातार वीडियोस आ रही हैं, तो मेक श्योर आप वीडियोस और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जिसका पेपर हुआ था 26 नवंबर 2021। 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। पेपर नंबर 1 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर की सीरीज़ में हम लोगों ने सीडीपी डिस्कस कर लिया है प्रीवियस ईयर का पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो मेक श्योर आप वीडियोस को लगातार फॉलो करें, चैनल को फॉलो करें। तो प्रीवियस ईयर के लिंक मैं ऊपर आई सेक्शन में लगा दूंगा। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट कर लेना, सारी पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल जो है टेलीग्राम पर ही मिलेगा यू टेट 2022 प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ईवीएस है, जो पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ईवीएस में 30 में से 26 नंबर स्कोर किए तो आपका पेपर क्वालिफाई होने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हैं इनसे आपको लेवल पता चलेगा, आपको कहाँ से प्रिपरेशन करनी है, किन टॉपिक्स को आपको उठाना है, और इनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनेगी, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 1 बोलता है कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स विच आर थ्रोन अवे फ्रॉम ईटिंग फूड शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भाई, क्यों इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए? क्योंकि ये कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं, नॉन बायो डिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि गैर जैव निम्नीकरण होते हैं, यानी कि इनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है और ये बाद में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122, विश्व की सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? द मोस्ट रैपिडली डिविंडिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड इज। कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन जो है डिक्रीज हो रहा है पूरे वर्ल्ड में? वाटर है आपके पास, फॉरेस्ट है, विंड है, या फिर सनलाइट है? तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। देखो, ये ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, जो फॉरेस्ट हैं हमारे, ऐसे नेचुरल रिसोर्स हैं जो डिक्रीज़ हो रहे हैं, डेफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है, या फिर फ्लड आ जाती है जिसकी वजह से ट्रीज़ जो है कटते जा रहे हैं, और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है जिसकी वजह से जो प्लांटेशन कम हो रहा है और डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये रिसोर्स हमारा ऐसा है जो डिक्रीज़ होता जा रहा है, और इस रिसोर्स के कम होने का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, पड़ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। सबसे पहली बात क्या है, हमारे ऑक्सीजन लेवल, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है जिससे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है हमारी वो डिप्लीट होती जा रही है। तो काफ़ी सारे रीज़न है, तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना है। क्वेश्चन 123, यही मेन उद्देश्य है भाई पर्यावरण अध्ययन का, जो आपको यू टेट सारे टीचिंग एग्जामिनेशन में, सी टेट हुआ, यू टेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सभी में पूछा जाता है ईवीएस, क्योंकि ये आपको कनेक्ट करता है एनवायरनमेंट से। एज ए टीचर आप बच्चे को क्या मॉरल वैल्यूज़ देंगे, क्या एनवायरनमेंट से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो आप यहाँ से स्टडी करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भूमि भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? द एनवायरमेंटल और द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल इन ईवीएस। भाई, शैक्षिक भ्रमण में ईवीएस के मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों की ऊर्जा का विकास करना है, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव देना है, समाजीकरण को बढ़ावा देना है, ये टीम भावना यानी कि टीम स्पिरिट को प्रमोट करना है। तो देखिए, ईवीएस में, ईवीएस को जो कैरिकुलम में लगाया गया है उसका मेन उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया है कि जैसे ईवीएस की कोई हमने एक्टिविटी करी, उसमें हम बच्चे को बाहर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, तो इससे क्या चीज़ निकल के आती है? तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका ऑप्शन नंबर बी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि बच्चा स्वयं द्वारा चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता है। तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 124, पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? विद्यार्थी पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, इसलिए पर्यावरण शिक्षा लगाई जाती है। मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इज़, पर्यावरण को समग्रता से ज्ञान करना, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो, शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण को दूषित होने से बचाना। तो 124 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन थ्रू एजुकेशन। यही मैं अभी आपको बता रहा था कि एनवायरनमेंट इम्प्लीमेंट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो ये है कि जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, उसके प्रति अवेयर हो सकें, और इसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 124। नेक्स्ट आते हैं भाई क्वेश्चन 125, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, क्या करेंगे आप? एज ए टीचर आप क्या करेंगे?
कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो ईवीएस में, तो आप ऑडियो वीडियो एड्स यूज़ करेंगे या फिर टॉपिक को चेंज कर देंगे। ऑप्शन सी बोलता है टेक द चिल्ड्रन आउट टू प्ले, उन्हें खेलने के लिए बाहर ग्राउंड में ले जाएंगे। आस्क देम टू पुट देयर हैंड्स डाउन, कि आप उनसे कहेंगे कि बच्चे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तो क्या एक बेस्ट रेमेडी आप ले सकते हैं ईवीएस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? तो राइट आंसर है, अगर बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं तो उनको जो पढ़ाने का तरीका है आपका, उसको आप उसमें बदलाव लाएं जिससे बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले। क्या कि बच्चों को बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सामग्री या ऑडियो दृश्य ऑडियो वीडियो मटेरियल रिसोर्सेज का प्रयोग करें। टीचिंग लर्निंग रिसोर्स का आप यूज़ करेंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। क्वेश्चन 126 बोलता है, भाई थोड़ा सा ब्लर हो रहा है यहाँ पर, कि हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज़ बीन गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑन ईवीएस। ईवीएस में जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें ईवीएस को काफ़ी हायर प्रायोरिटीज़ और स्पेस दिए गए हैं। उसका मेन एम क्या है या किस लिए दिए गए हैं? एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स, प्रोवाइड एक्सट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ द टेक्निकल टर्म्स, या इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो 126 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं फॉर कॉन्टेम्पलेशन एंड वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग का मतलब होता है कि भाई घूमने के लिए, चिंतन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। आंचल frequently asks problem and imaginative question in her class 5th of EVS. By doing so she aims at improving। चलिए क्लास 5 की बच्ची है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में वह जांच पड़ताल वाले क्वेश्चन पूछना और कल्पना परक क्वेश्चन पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का क्वेश्चन पूछने का मेन उद्देश्य क्या है? अवलोकन कौशल बढ़ाना, यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाना, इमोशनल स्किल्स बढ़ाना, थिंकिंग स्किल्स बढ़ाना, या फिर बोलने संबंधी कौशल या स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। तो 127 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थिंकिंग स्किल्स। ठीक है, चिंतन कौशल को बढ़ाना, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128। ए टीचर आस्क एवरी चाइल्ड टू यूज सम वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर होम्स and make something useful out of it. The pedagogical intention of the teacher is not to। क्वेश्चन में नॉट लगा, ये आपको बताना है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी जो वेस्ट मटेरियल होता है बुक्स से रिगार्डिंग उस सामग्री का कुछ उपयोग वस्तु बनाने के लिए कहता है। तो शिक्षक का क्या अभिप्राय नहीं है, ये पूछा गया, नॉट पूछा गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। भाई इस चीज़ से आप कभी भी बेस्ट स्टूडेंट को जज नहीं कर सकते, तो ये कोई उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 129। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, ठीक है, लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, लेक या फिर ओशन? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 129 के लिए जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो सबसे बड़ा है। 129 का ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ते हैं 130। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पूछा गया है। कान्हा, पेरियार, कॉर्बेट या फिर राजाजी नेशनल पार्क? तो राइट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी, कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर इसको हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है, जहाँ पर हम लोग हैं। उत्तराखंड यानी कि जहाँ मेरा होम टाउन है उसी के पास में ही है, रामनगर उत्तराखंड, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 131। गांव में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि इन विलेजेस पीपल यूज़ वुड एज ए फ्यूल बिकॉज इसे एक आदर्श ईंधन माना जाता है, यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है, यह पर्यावरण हितैषी है, यह आसानी से आग पकड़ लेती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो आसानी से मिल जाती है, सबसे ईजी चीज़ क्या है? ईजीली अवेलेबल है और लो कॉस्ट आती है, तो इसलिए गांव में लोग फ्यूल के रूप में वुड का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। मृदा अपरदन इसके द्वारा रोका जा सकता है। सॉयल एरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, वनों का विकास करके, वनों का कटाई करके। तो भाई ऑप्शन बी तो हटा दो भाई, काटने से कभी भी सॉयल इरोजन, मृदा अपरदन नहीं रोका जा सकता। उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करके, जी नहीं। जंतुओं द्वारा
अतिचारण करके, ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो एनिमल्स चढ़ते हैं उससे आप मृदा इरोजन को रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं। भाई घास होगी, पेड़ होंगे, तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, जितनी ज़्यादा ग्रीन ग्रास होगी तो वो सॉइल को बाइंड करके रखती है। तो 132 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरेस्ट लगाओगे उतना आपका जो सॉइल है वो आपकी सेव रहेगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा रेनी सीजन्स में। क्वेश्चन 133, गंगा कार्य योजना शुरू हुई थी, गंगा एक्शन प्लान GAP वॉज लॉन्च्ड इन, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था गंगा योजना प्रोग्राम? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1986। भाई अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 1986 गंगा एक्शन प्लान। क्वेश्चन 134, रेडियो एक्टिविटी की तीव्रता मापी जाती है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन डेसिबल में, क्यूरी में, हर्ट्स में, या नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर है हमारे पास 134 का बी, इसको हम क्यूरी में मेज़र करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। 134 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 135, माइकोराइजा पाया जाता है, माइकोराइजा इज प्रेजेंट इन साइकस में, गुलाब में, पाइनस यानी कि चीड़ में भी, या फिर बुरांश में पाया जाता है? तो राइट आंसर है 135 का ऑप्शन नंबर सी, पाइनस यानी कि चीड़ के जो पेड़ होते हैं उसमें माइकोराइजा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 136 क्वेश्चन पे पहुंच गए, टिटनेस रोग में क्या होता है? द इफेक्ट ऑफ टिटनेस डिजीज इज, ऑप्शन नंबर ए कान से निरंतर घंटी की आवाज़ आती है, कम दृष्टि, सूखी त्वचा, या हृदय की धीमी धड़कन हो जाती है यानी कि स्लो हार्ट बीट? तो 136 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इफेक्ट ऑफ टिटनेस डिजीज, कान से निरंतर एक साउंड प्रोड्यूस होती रहती है, निरंतर एक घंटी की आवाज़ आती रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 137, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट? एक्सरेज, CO2 या CO गैस, SPM पार्टिकल्स, या SO2 गैस? तो 137 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एक्सरेज जो है वायु प्रदूषक नहीं है, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड, SPM, SO2 या कार्बन डाइऑक्साइड ये सब वायु प्रदूषक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नॉट पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूटेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 138, लघु हिम युग के लिए उत्तरदायी कारक है, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिल आइस एज? वृक्षारोपण, ज्वालामुखी धूल यानी कि वॉल्केनिक डस्ट, अत्यधिक यातायात वाहन, या ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषक यानी कि साउंड पॉल्यूटेंट? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वॉल्केनिक डस्ट जो है लिटिल आइस एज, लघु हिम युग के लिए ज्वालामुखी धूल जो है उत्तरदायी होती है। 138 का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 139, रहीम एक तालाब बनाकर पानी भरकर उसमें मछलियाँ डालता है, लेकिन तालाब में मछलियाँ जीवित नहीं रह पाती, इसका क्या कारण है? ये बताना है कि जो पॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, पानी में घुलित ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, पक्का तालाब है वो, सीमेंटेड पॉन्ड है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिस पानी में घुलनशील डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है नहीं होगी तो भाई जो फिशेज़ हैं वो कैसे जीवित रह पाएंगी? कोई भी मछली हैं उनको भी पानी में घुलित जो ऑक्सीजन होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं DOD यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट जो होता है। अगर ये पार्ट जो है पोल्यूशन की वजह से कम हो जाता है तभी आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मरने लगते हैं। तो 139 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। 140, सुरेश ने खेत में मटर बोने के बाद उसी खेती में बिना खाद का प्रयोग करके गेहूं का ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया, इसका कारण क्या है? भाई ये आपको बताना है। फोटोसिंथेसिस है, इवेप ट्रांसपिरेशन है, राइजोबियम जीवाणु है, या फिर श्वसन गुणांक रेस्पिरेशन कोशेंट है? तो 140 के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम जीवाणु। देखो क्या किया है सुरेश ने, मटर का दाना बो यानी कि मटर की फसल उगाई, उसके बाद कोई भी खाद का यानी कि फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं किया उसने, और गेहूं की फसल का अच्छा उत्पादन किया, क्योंकि मटर की फसल के बाद उसमें क्या हुआ, राइजोबियम जीवाणु ऑलरेडी सॉइल में मौजूद थे, जिन्होंने क्या किया भाई, जिन्होंने खाद बनाने का काम किया है। जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है मटर की फसल के बाद में, उसको वेस्ट को क्या कर दिया, एक तरीके से डिकम्पोज कर दिया और वही उर्वरक का काम किया, जैविक खाद का काम किया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 141, मृदा के संबंध में, अब देख रहे हो आप सॉइल से कितने सारे क्वेश्चन आ गए आपके, यहाँ से आपको एक समझ मिलेगी, सॉइल इरोजन से, दूसरा कि आपका पॉल्यूशन से, ये वाले क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे पूछे जा चुके हैं अभी तक, अगर आपने पीछे क्वेश्चन ध्यान दिए होंगे। मृदा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए
स्टेटमेंट ए है, मृदा भोजन एवं लकड़ी का मुख्य आधार है। मृदा एक प्रमुख संसाधन है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृति सॉइल पर ही डिपेंड करती हैं। तो 141 में ये 3 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए क्या बोलता है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो देखो 1 बिल्कुल सही है। सॉइल एक बेसिक मीडियम है फूड और टिम्बर के लिए, लकड़ी के लिए और खाने के लिए एक अच्छा रिसोर्स है। लेकिन सभी समुदाय एवं उनकी संस्कृति मृदा पर आधारित होती है, यानी कि सारी कम्युनिटी और कल्चर केवल सॉइल पर ही डिपेंड करती हैं, ऐसा नहीं है जी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम है, लोहा है, ऑक्सीजन है या फिर सिलिकॉन है। तो 142 के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी ऑक्सीजन है। ये कौन सा एक पृथ्वी के क्रस्ट का सबसे प्रमुख तत्व है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आई होप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर 142। नेक्स्ट आता है आपका 143, भारत में निम्न में किस प्रकार का वनावरण सबसे अधिक पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। आपको बताना है कि किस प्रकार का जंगल सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर उष्ण कटिबंधनीय नम पर्णपाती वन, इंग्लिश में देखते हैं ट्रॉपिकल मॉस डेसिसियस फॉरेस्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन 144, एक प्रजाति के हमेशा के लिए विलुप्त होने की प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा होता है। द विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ स्पीसीज बिकेम इनरिवर्सिबली एक्सटिंक्ट। तो क्या रीज़न रहेगा, इकोलॉजिकल एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन, लोकल एक्सटेंशन, बायोलॉजिकल एक्सटेंशन। तो 44 के लिए 144 के लिए यानी कि स्थान विलोपन जिसको हम कहते हैं, स्थानीय विलोपन, लोकल एक्सटेंशन जो होता है वो अगर कोई भी प्रजाति, सबसे पहला चरण क्या होता है कि कोई भी प्रजाति या कम्युनिटी है या स्पीसीज़ है वो अपना स्थान जब छोड़ती है उसको हम बोल रहे हैं लोकल एक्सटेंशन। जो लोकल प्लेस होता है, स्थान छोड़ना, स्थानीय विलोपन जिसको कह रहे हैं। 145, निम्न में से कौन सा कथन वैश्विक स्तर पर जल के बारे में सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्ड टू वाटर ऑन द ग्लोबल स्केल। कौन सा सत्य है। तो 145 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या है, बोलता है इसलिए पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है किंतु फिर भी इसकी कमी है। देर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर एंड येट देर इज स्कैरिसिटी। ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल टर्म पर, ग्लोबल स्केल पर बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक उत्पादक करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। डीजल है, कोयला या फिर हाइड्रोजन या कैरोसिन। तो जो लीस्ट करता है, मिनिमम पूछा गया है, वो आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। भाई कोल भी काफ़ी करता है, डीजल तो भर भर के करता है, कैरोसिन। तो लीस्ट क्या है, हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक है। एक हो गया इकोसिस्टम, टॉपिक आपका जिसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। दूसरा आपका हो गया सॉयल। तीसरा हो गया आपका पॉल्यूशन। तो आप इनसे क्वेश्चन देख लेते हैं कितने ज़्यादा पूछ लिए गए हैं अभी तक। तो अजैविक घटक यानी कि ए बायोटिक कंपोनेंट कौन सा है इकोसिस्टम का। प्लांट्स हैं, कवक है, ह्यूमस है या फिर बैक्टीरिया है। तो राइट आंसर है ह्यूमस जो है ए बायोटिक कंपोनेंट है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 148, मानव जब यूवी किरणों से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या होता है। एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमंस टू यूवी रेज रिजल्ट इन डैमेज टू इम्यून सिस्टम, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर या फिर पैक्टिव अल्सर। क्या होगा जब यूवी किरणें से प्रभावित हो जाएंगे। तो और स्टेटमेंट सी इज़ द राइट आंसर। पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी को हमने पिक किया है। पहला क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति, डैमेज टू इम्यून सिस्टम। और थर्ड क्या है, स्किन कैंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 149, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। फ्लोराइड पॉल्यूटेंट्स या फ्लोराइड पोल्यूशन मेनली अफेक्ट टीथ, हार्ट, किडनी या फिर ब्रेन, दांत, हृदय, किडनी या फिर मस्तिष्क। तो ये आपको पता है फ्लोराइड किससे होता है, किसको अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, टीथ को अफेक्ट करता है। फ्लोरीन की जो मात्रा है वो हमारे टीथ को येलो येलो पार्ट इस पे आ जाता है। तो ऑप्शन ए वो क्या होता है, फ्लोराइड ही होता है। तो 149 का ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाला प्रदूषण का प्रकार कौन सा है। द टाइप ऑफ पोल्यूशन विच इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड ताजमहल इन आगरा। एयर पोल्यूशन, वाटर, सॉइल या फिर नॉइज पोल्यूशन। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। भाई एयर पोल्यूशन ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट की वजह से जो क्वालिटी ऑफ ताजमहल है वो डिक्रीज़ हो रही है और एक लेयर जमती जा रही है जो संगमरमर है
उसके ऊपर ताजमहल के। तो ये थे भाई हमारे आज के 30 क्वेश्चन जो ईवीएस के लिए थे, यू टेट पेपर 1 के लिए आपको हेल्प करेंगे। टॉपिक्स आपको पता चला, लेवल ऑफ क्वेश्चंस पता चला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो यार कमेंट ज़रूर लीव करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। यू टेट 2022 की प्रिपरेशन के लिए वीडियोज़ आने वाली हैं, कॉन्टीन्यूसली आती रहेंगी, तो मेक श्योर डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।